प्लीज सिट डाउन। देखें, ध्यान दें, एक बार कास्ट अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी बात ना करे, कोई भी चैप्टर दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसके आगे मैं पढ़ा देता हूँ, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर शुरू से पढ़ा देंगे। नहीं तो होगा क्या, अभी कुछ लोग और आएंगे तब उनका छूट जाएगा। तो अभी जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाने दीजिए, फिर जैसे ख़त्म हो जाएगा जीरो लेवल से फिर से जो सब्जेक्ट पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम फिर से रिवीजन उसका स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। ओके, समझ आ गया? चलो, तो पहले बहुत सारे नए लोग हैं, कॉस्ट के बारे में हम लोग समझें कि कॉस्ट क्या है। देखो, जब हम लोगों ने टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो उसमें 7-8 टाइप की अकाउंटिंग है। पहली अकाउंटिंग हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग है जिसको आप पढ़ते हो, ठीक है, अभी तक लास्ट वीक तक वही चल रहा था। उसके बाद दूसरी अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। बैठ जाएं भाई, जल्दी जल्दी बैठ जाएं। कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, और आप जानते हो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में, वित्तीय लेखांकन में हम ट्रांजैक्शन के सेल को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? वित्तीय फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो सेल करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल करने के लिए सेल्स इक्वल टू होता क्या है, आज समझ लें। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर हमको कॉस्ट नहीं पता होगा तो हम प्रॉफिट जोड़ेंगे किस में? अगर आपके शरीर में हड्डी ही नहीं होगी तो मसल्स किस में जुड़ेगा? बात समझ में आया? आपके खड़े रहने के लिए स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत होती है, कंकाल तंत्र की ज़रूरत होती है। भुतहा सिस्टम होता है ना, देखते हो, तो उस सिस्टम की ज़रूरत है क्योंकि उसी में मसल्स चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे ही कॉस्ट में ही हम प्रॉफिट को चिपका देते हैं तो हमारा सेल्स बन जाता है। और सेल्स परचेज हमारा ट्रांजैक्शन है, और इसी ट्रांजैक्शन को हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गया? तो अगर हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कास्ट में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कास्ट में रिकॉर्डिंग होगा तभी हम फिनेंशियल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कास्ट में शामिल क्या क्या चीज़ें होती, किन किन चीज़ों को हम कास्ट में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी। जब आप कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट में 3 चीज़ें होंगी। ये स्टार्टिंग वीडियो में पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो लोग स्टार्टिंग से वीडियो, और ध्यान रखेंगे जब आप कोर्स में जाओगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसका वीडियो दिखेगा। ऊपर सब्जेक्ट स्लाइड करेंगे तो जो सब्जेक्ट स्लाइड करोगे उसका वीडियो आ जाएगा। नहीं तो आप कहो खाली कास्ट अकाउंटिंग का वीडियो पड़ा है बस, तो आपका कास्ट का भी वीडियो है, फिनेंशियल का वीडियो है और स्टैटिस्टिक्स का, तीनों का वीडियो प्रॉपर पड़ा हुआ है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, चीज़ें होगी तो कांटेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरा रिकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सारा सिस्टम डे 1 से वीडियो सारा आपको मिल जाएगा। ओके, अभी वो ट्रायल बैलेंस का वीडियो बेसिक थोड़ा स्किप हो गया है, तो इसीलिए उसको हम अभी अगले संडे को छुट्टी रहेगी जब हमारी, या किसी दिन छुट्टी रहेगी तो हम ट्रायल बैलेंस का वीडियो रिकॉर्ड करके प्रॉपर वहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है कि मिस हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ जैसे अभी उस दिन आपने देखा कि फ़ोन क्रैश हो गया तो 15 दिन बाद आया तो कुछ वीडियो उसमें पड़े रह गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी मान लिया पार्ट 2 ऊपर हो गया, पार्ट 1 नीचे हो गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पार्ट 2 अगर है तो कहीं पार्ट 1 होगा तो उसको खोज के देख लिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें आप खोज लोगे। दूसरी चीज़, वीडियो को आप जिस क्वालिटी पर चलाना चाहो, 144 DPI से लेकर के
पिक्सल से लेकर के और 720 पिक्सल तक वीडियो को आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे आप में डाटा है। बिल्कुल जी। अरे भाई अब मतलब जैसा डिपेंड करता है, जैसा किसका नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। हम लोग फाइबर नेटवर्क यूज करते हैं, 144 पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है जी। ऐप नहीं शो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप इससे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अभी जाते समय अगर ऐप में किसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी जब बैच छूटेगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऑफिस में जा कर के कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, ध्यान दें। कास्ट में बेटा 3 चीज़ें होती हैं। देखिए कास्ट में 3 चीज़ें होती हैं। पहली मटेरियल, और बात ना करें भाई तो अच्छा है, ठीक है। 1.5 घंटे सात्विक रूप से बैठे बतियाएं ना, ठीक है। क्लियर। मटेरियल्स, फिर लेबर, और फिर एक्सपेंसेज, ठीक। सामग्री, श्रम और व्यय। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। जैसे ये पेन आपके सामने है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक रूपी मटेरियल लगा है इसमें, फिर बनाया गया होगा तो या तो मशीन पावर लगा होगा या तो मैन पावर लगा होगा। क्यों? तो लेबर लगे, फिर उसके बाद इसको पैकिंग करने में, भेजने में, एक स्थान से लाने ले जाने में कुछ व्यय लगते हैं। ओके, अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। ये स्टार्टिंग में खूब बताया गया होगा, ठीक है। और जैसे जर्नल में डेली अकाउंट आपसे पूछा जाएगा, वैसे कास्ट में डेली ये बनेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट हैं इनको जोड़ देते हैं तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट बराबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेज। ये मैथमेटिक्स के फार्मूले में लिख दिया। ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास, इसके पास। ओके, तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो तीनों मिलाकर क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट बन जाता है। इसको हिंदी में मूल लागत कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय को जोड़ देते हैं तो हमारा मूल लागत बन जाता है। बात समझ में आ गया? क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट बन जाता है। ओके, अब बचे कौन? इनडायरेक्ट वाले। तो इनका भी तो कोई भगवान होगा, ये भी तो कहीं जाके प्रार्थना करेंगे, तो ये जहां जाएंगे उसको ओवरहेड कहा जाता है। ओवरहेड, इसको हिंदी में ऊपरी व्यय कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस आर ओवरहेड। क्लियर? अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, थोड़ी सी हम लोग बात करें। डायरेक्ट वो है किसी भी चीज़ को बनाने में जो डायरेक्ट खर्चा होता है उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। जैसे आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हैं और ऑनलाइन वाले इनडायरेक्ट जुड़े हैं, वो माध्यम से जुड़े हैं, ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं, तो वो क्या हो गए? तो किसी भी मटेरियल को डायरेक्ट बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब सभी के लिए आया है तो इनडायरेक्ट। इंडिविजुअल के लिए आया है, जैसे घर में कपड़ा सभी के लिए अलग अलग आता है, लेकिन चाय, चाय पत्ती, चीनी, ब्रेड इंडिविजुअल नहीं आता है, सभी के लिए, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। जो एक्सपेंसेस सभी के लिए होता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है, और जो पर्टिकुलर के लिए होता है, एक के लिए होता है, वो डायरेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? इतनी बातें जो लोग नहीं नोट किए हों लोग नोट कर लें पहले, फिर आगे बात होगी। और आज से क्लासेस 1.5 घंटे चलेंगे, बताया था ना, मंडे से क्लासेस 1.5 घंटे रहेंगी।
जो लोग कॉलेज वाले जाते हैं लोग टिफ़िन उफिन लाया करें और ऊपर बैठ के आराम से कर लिया करें। नहीं, यहाँ वो वाला कमरा है, ये सामने वाला जहाँ से फ़ैन ऑन करते हो, यहाँ भी बैठ करके टिफ़िन करने की पूरी व्यवस्था है। बस टिफ़िन आपका होगा, पानी हमारे यहाँ है। अरे हो सकता है कम कभी हो गया हो, इतने बच्चे हैं कि मशीन भी जवाब दे देती है। एक आध दिन हो जाता है, जैसे लाइट कभी ख़राब हुई तो लाइट से ही रिलेटेड है सारा। और इस समय आप जानते हैं 3 दिन का कोयला बचा है, टीवी वाले बता रहे हैं। तो 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन तो पूरा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, छत पे हम लोग धूप में बैठ के पढ़ेंगे हैं। अरे मजाक किया जरा, ऐसा नहीं है। लाइट नहीं आएगी तो लाइट द बेसिक नीड, ऐसा वो सब अफवाह है। और लाइट नहीं आएगी तो तुरंत 1 दिन के अंदर सोलर सिस्टम की व्यवस्था होगी, परेशान न रहिए। कोई टेंशन नहीं है, अभी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा? पक्का? क्लियर? चलो, ये नोट हो गया। हे भगवान, अच्छा बना, 2-2 करके बैठ जाओ वहाँ। अच्छा, तो चारों वहीं बैठ जाओ। वाह, इसे कहते हैं प्यारी दोस्ती। ठीक है, चलो बेटा, अब हम लोग बेसिक सब्जेक्ट पे बात करते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं बेटा, ध्यान दें। देखिए, मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट पढ़ाया है, जिसमें आपने पढ़ा होगा अभी एक चैप्टर बीच में से 2 जो चैप्टर पढ़ाया गया है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया है, 2 पढ़ाया गया है और 4 पढ़ाया गया है। क्यों? हाँ, 1 नहीं 2 शायद, मतलब 2 नहीं 1 पढ़ाया गया है, 4 पढ़ाया गया है। अब मैं 5th पढ़ा रहा हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया है, 4 पढ़ाया गया है, 5वां डालिए चैप्टर नंबर 5 लेबर कास्टिंग। यानी कुल मिला के 2 चैप्टर हुआ है, तीसरे चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेबर कास्टिंग आज हम लोग बात करेंगे। अभी तक मटेरियल कास्टिंग की बात चल रही थी, अब हम लोग बात करेंगे लेबर कास्टिंग की। ओके, अब पहले तो ध्यान दे बेटा, पहले ये देखें कि लेबर कास्टिंग हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, लेबर कास्ट अकाउंटिंग, लेबर कास्ट अकाउंटिंग। ठीक है, श्रम लागत लेखांकन। ओके, अभी हमने बताया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर कास्ट की ज़रूरत होती है। तो लेबर कास्ट हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? लेबर कास्ट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे कि हमारा लेबर जो है वो मैनेज्ड रहे। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में आपका घर बना होगा तो पता चला होगा कि जितने का मटेरियल लगता है लगभग उतने का ही लेबर लगता है। और पता है कि मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा है, अगर आपके प्रोडक्ट का कास्ट 25 पैसे भी बढ़ गया तो आप 25 करोड़ से कम नुकसान नहीं करोगे। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बात करता हूं, और वो लेबर कास्ट बढ़ेगा कैसे। जैसे मान लिया, सपोज कीजिए कि कई बार 2 तरीके लेबर कास्ट बढ़ता है। एक बार हम लेबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इफ़िशियंट और नॉन इफ़िशियंट। ठीक है, या इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव, या कुशल और अकुशल।
ठीक है। जैसे आपने सुना होगा हिंदुस्तान में जितने भी लेबर हैं वो दो तरीके के हैं, एक फिजिकल एक मेंटल। फिजिकल जिस पे जो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं उनको हम फिजिकल बोलते हैं। जिसको रियल में लेबर आप कहते हो, मंडी से लेबर बुला के लाए, सुना होगा आपने इसे, ओके, तो फिजिकल वर्क करता है। ठीक, मेंटल वर्क डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ये भी लेबर हैं, लेकिन ये भाई हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग कैसी मेहनत करते हैं? मानसिक। अब इन दोनों में भी ध्यान दें, दोनों में भी दो तरीके के होते हैं, एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड। स्किल्ड वह होते हैं जो अपनी चीज़ को बेहतर ढंग से सीखे हों। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग क्या घर बनाना होता है तो बेसिकली आपने देखा होगा रामू श्यामू, गोबरे धुबहे, ऐसे टाइप के मिस्त्री होते हैं, ऐसे नाम ही होता है। और उनकी पढ़ाई लिखाई अगर पूछो, अच्छा मकान बनाना किस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है? सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो मकान कौन बनाएगा? सिविल इंजीनियर, ओके। अपन का सिविल इंजीनियर कौन है? गोबरे, ठीक है, रामू, महेश, सुरेश, कुछ भी ऐसे नाम होता है, ओके। अब मान लिया मुझे घर बनवाना है, तो मैं पूछता हूँ अपने 4-6 फ्रेंड हैं कि सोहन ये आपका घर किसने बनाया? तो कहते हैं हमारा है वो राम समुज या कुछ भी ABCD कुछ भी नाम है। तो कहते हैं हमको भी नंबर दे दो, हमको भी घर बनवाना है। यही तो तरीका होता है। अब हम राम समुज से कांटेक्ट करते हैं कि वो महेश आपका नंबर दिए, हमको भी घर बनवाना है। तो बाबूजी वो रानी बाज़ार में लगाए हैं, कल शाम को मिलते हैं आपसे। कल शाम को आता है, हाँ बाबूजी बताओ। तो भैया हमारा भी एक प्लाट है बनवाना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हमको भी बनवाना है। तो कहता है बाबूजी प्लाट दिखाओ। अब आप उसको मोटरसाइकिल पे या उसी के साथ या जैसे भी होता है प्लाट पे ले जाते हो, जहाँ भी जगह होता है। अब वो प्लाट का कुछ साइज है पर्टिकुलर, आप उसे दिखाते हो कि इस पे बनाना है। वो कहता है कि ठीक है, इस पे कै कमरा बनाना है? तो आपका पहले से प्री डिसाइडेड होता है, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, जैसे भी है। हिंदुस्तान में चूँकि फैलने की आदत होती है, तो अगर 4 कमरा बनाना है तो चारों कमरा नीचे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करो 4 कमरा बना दो इसमें, और एक अटैच बना दो, लैट्रिन बाथरूम अटैच रहे एक कमरे में, और लैट्रिन बाथरूम एक अलग से, किचन एक बना दो। इतना हमको चाहिए। तो ठीक है बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो कि 20,000 ईंटा गिरवा दो, 50 बोरी सीमेंट गिरवा दो, और एक ट्राली एक ट्रक मोरंग गिरवा दो। और अगर वो खाली है तो, नहीं तो जानते हो क्या, 15 दिन बाबूजी बाद हम रानी बाज़ार से खाली होंगे और फिर हम आपको संपर्क करते हैं। तब तक आप सामान लिख देता हूँ, आप सामान व्यवस्था करो। अब कैसे बनेगा, कितने बाई कितने का कमरा रहेगा, कितने बाई कितने का किचन रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 4 कमरा, लैट्रिन बाथरूम, किचन, राम समुद्र सेट करके गए। अब वो फीता उता लाएंगे, खुदवा देंगे, ने खुदना शुरू। अब प्रॉब्लम क्या होती जानते हो? आपको ये नहीं मालूम है कि हमें कितने बाई कितने के कमरे की रिक्वायरमेंट। अब पता चलेगा कि आपको ज़रूरत थी 10 बाई 10 के कमरे का और बन गया 20 बाई 20। ज़रूरत थी 20 बाई 20 का, बन गया 10 बाई 10। आपने देखा होगा कि जो रिसेंटली, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्किल्ड लेबर क्या करता है, अनस्किल्ड लेबर क्या करता है। अब पता चला कि आपको 12 बाई 8 के कमरे की ज़रूरत थी। अच्छा, एक आदमी को एक कमरे में कितने रिक्वायरमेंट होती? बहुत सिंपल बात, हम लोग चूँकि कास्टिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति को एक कमरे में रहने के लिए कितने जगह की ज़रूरत होगी? देखा जाए, रहता किस पे है? बेड पे। बेड की साइज 6 बाई 6, 36 स्क्वायर फीट ये हो गया, ओके। अब कम से कम, अब ऐसा नहीं कि दीवार में घुस के बेड में जाएगा, ठीक, कम से कम एरिया उसके बेड तक पहुंचने की एरिया भी होनी चाहिए। तो 10 फीट या 14 फीट एरिया आप उसको आने जाने के लिए कर दीजिए। 50 फीट उसके लेटने की व्यवस्था के लिए हो गया। उस कमरे में अगर स्टैंडर्ड व्यक्ति है, अब हिंदुस्तान में क्या होता है, कमरा, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, कबाड़ रूम सब एक ही होता है, एक ही भरा होता है सब।
ठीक है, उसी में टाण लगवा दिए, उसी में पर्दा लगा दिए, अब वो मच्छर का निवास स्थान हो गया। जनरली ऐसे होता है। अब क्या होगा, 50 ये प्लस आप अगर कुर्सी में अपने रूम में बैठ के स्टडी करना चाहो या आराम करना चाहो, रिलैक्स है, जैसे होटल के कमरों में आपने देखा है, रिलैक्स करना चाहें तो मेज़ की साइज होती है 3x4, तो 4 3 12 स्क्वायर फीट वो हो गया। कुर्सी की साइज होती है 2x2, 4 वो, 2 3 4 फीट और 20 फीट वो ले लीजिए। एक अलमारी खड़ी करने की जगह होनी चाहिए, तो जहां आप बैठोगे उसी के साइड में अलमारी खड़ी हो जाएगी। अलमारी खड़ी करने के लिए केवल 1.5x3 की जगह चाहिए। आपके सामने खड़ी है अलमारी, देखो। ओके, तो 6 स्क्वायर फीट आपको और चाहिए। ओके, और कमरे में क्या चाहिए? नॉर्मल, एक नॉर्मल कमरे में जो आपका बेडरूम है, क्या चाहिए? बक्सा क्यों? चलो बक्सा भी रखवा देते हैं। क्या साइज होता है? 6x3 या 6x2, 6x3, 6 त्रिक 18 स्क्वायर फीट की जगह और चाहिए। ओके, जोड़ डालो, कितना हो गया? 96। ठीक, 1.5 फीट का रास्ता, कुछ भी हो, अगर 100 स्क्वायर फीट की जगह हो तो आपका एक कमरा रहने लायक हो जाएगा। क्यों? अब बनवाएंगे 20x20 का कमरा, 400 स्क्वायर फीट का। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? 400 स्क्वायर फीट का कमरा बनवाएंगे, आधा कमरा खाली रहेगा और आधे कमरे में रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप एसी लगवाओगे। अब अगर 100 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 1 टन एसी में काम हो जाएगा। 1 टन एसी 124 क्यूबिक फीट कवर करती है, घन मीटर या घन फुट। अब पता चला कि 400 बनवा लिया आपने, तो अब 2 टन की एसी लगवाओ। संसाधनों का दुरुपयोग। उसी में दूसरा, एक हिंदुस्तान में फैलने का नेचर है। फैलने का मतलब 4 कमरा बनवाना है, 1 2 3 4। यहाँ कुछ लान वान थोड़ा अगर अच्छा ठीक ठाक है, कुछ और चीज़ें। अच्छा, इसमें क्या हो सकता था? इसमें 1 के ऊपर 1, 4 यहाँ भी तो बन सकते थे, यहाँ इतना जगह छूट जाता। अनस्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम। अब आप, एक दूसरा बंदा है, क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने ज़मीन का कागज़ लेके जाता है इंजीनियर के पास। साहब, हमारे पास में 800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, इस पे मकान बनाना है। इंजीनियर रुपए लेगा 30 से 40 से 50 हज़ार, लेकिन वो आपका 2 लाख रुपए की बचत कम से कम करेगा। बात समझ में आया? क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है, वो आपको सही सुझाव देगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग उसने कर रखी। हो सकता है कमरे के ऊपर कमरा बनवा दे आपका, क्योंकि ऊपर की ज़मीन तो हमारी फ्री ही है, नीचे की ज़मीन का तो कास्ट लगता है। गोंडम आपको 4 मंजिला 5 मंजिला ज़्यादा बिल्डिंग नहीं मिलेगी। आप लखनऊ में चले जाओ, मल्टी स्टोरी। ऊपर हमारा कास्ट थोड़ा लगता है, हमारा कास्ट नीचे लगता है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो प्रयास करिए, फैलिए ना, ऊपर बढ़िए। क्योंकि नीचे, अब उस पर प्रॉब्लम क्या है? जितना नीचे आप बढ़ोगे उतना ज़मीन की कॉस्ट लगेगी, नहीं लगेगा? बड़े बड़े सिटी में देखो, वो मल्टी स्टोरी बनाते हैं, वो 5 स्टोरी नहीं बनाते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, 1 2 मंजिला बना दिए, बस कॉम्प्लेक्स हो गया। और किसी कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब यही क्या करते, इस बेसमेंट को पूरा खाली कर दिया जाता, 1 मंजिला और बनवा दिया जाता, इसमें पार्किंग हो जाती, नहीं हो जाती। ये अनस्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम है। ठीक, छत पे आप देखो, एक बार छत देखो इसकी, जैसे लग रहा है मधुमक्खी छेदे है जगह जगह। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये अनस्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम, जिसने साहुल से दीवार नापा है। देख दो, वो तागा एक लगाते हैं, एक तागा बांधते हैं और लड़का आया हाथ मार दिया, तो क्या हो गया? दीवार टेढ़ी। अब उस समय नहीं पता चलेगा, जब आप टाइल्स लगवाओगे तब टाइल्स वाला मिस्त्री को पानी पी पी के गाली देगा, क्योंकि उसका सेंटीमीटर में होता है और अब मिल ही नहीं रहा उसका। वो यहाँ शुरू करेगा 1.5 इंच और वहाँ जाएगा तो 2.5 इंच पहुँच जाएगा। तो
तो अब टाइल्स टेढ़ी लगेगी आप, क्योंकि जैसे दीवार वैसे टाइल्स लगेगी। तो जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तब लेबर कॉस्टिंग की हमें पता चलती है। और अगर लेबर कॉस्टिंग आप सही तरीके नहीं करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग कंपनी, नॉट स्मॉल शॉप। हम छोटे दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े। कास्ट अकाउंटेंट कहाँ होगा? कास्ट अकाउंटेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में होगा। तो कास्ट अकाउंटेंट बड़ी बड़ी कंपनीज होगा तो बड़े बड़े कास्ट मैनेज करेगा। वो पता चलेगा एक लेबर का कास्ट पर डे नुकसान हो रहा है और उसके फैक्ट्री में 5000 लेबर हैं। ध्यान दें, 1 घंटा पर डे नुकसान हो रहा है और उसकी फैक्ट्री में 5000 लेबर हैं, तो पर डे कितने नुकसान हो गए? 5000 घंटे। और अगर 1 घंटे का कास्ट वो 100 रुपये दे रहा है तो इंटू 100, 5 लाख रुपए पर डे का उसका नुकसान हो गया। आपको तो लगता है एक मजदूर 1 घंटा काम नहीं किया। आप समझ में आया लेबर कॉस्टिंग कितना नुकसान होता है? और जितना आपके मटेरियल में लगता है उतना ही लेबर चार्ज लगता है। घर बनवाने में अगर 5 लाख रुपए का सामान लगा है तो 7 लाख रुपए का लेबर लगता है। इसीलिए लेबर कास्ट हमको मैनेज करना होता है। समझ आ गया? क्लियर? ये बेसिक्स इसलिए बता दिया कि आप जानो कि हम लेबर कास्टिंग क्यों मैनेज करना चाहते हैं, केवल क्वेश्चन लगाने लायक ही ना रह जाएं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, लिखिए। पहले हिंदी वाले नोट कर लें, फिर इंग्लिश वाले। कि किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में, हाँ पहले हिंदी वाले नोट कर लें फिर इंग्लिश वाले। किसी भी वस्तु के निर्माण में सामग्री, श्रम और व्यय की आवश्यकता होती है। सामग्री, श्रम और व्यय की आवश्यकता होती है। जिसमें श्रम सजीव साधन है। श्रम सजीव साधन है, अतः उसका नियंत्रण अधिक आवश्यक है। क्योंकि उसका नियंत्रण अधिक आवश्यक है। वस्तुएं कारखाने में या तो मशीनों से बनाई जाती हैं या फिर श्रमिकों से, अतः श्रम लागत को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ओके, इंग्लिश वाले। इन बिजनेस having factory system, so production are completed either machine power or manpower. So production are completed either machine power or manpower. Manpower or living things. Due to this reason, cost of labor are controlled
cost of labor are controlled by the controlling of labor cost, by the controlling of labor cost. ओके अगर किसी में भी हम लेबर कास्ट को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा समझ लीजिए 50% कास्ट मैनेज हो जाएगा। और अगर हमारा कास्ट बढ़ गया तो आपको पता होगा कि कास्ट और सेल्स, कास्ट और प्रॉफिट एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर कास्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर कास्ट कम होगा तो प्रॉफिट, तो कास्ट हमारा जितना मैनेज रहेगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, और कास्ट जितना मिस मैनेज रहेगा प्रॉफिट उतना। आपने कई बार सुना होगा कि कास्ट बढ़ गया है, आप लोग कहते हैं, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं दाम बढ़ गया है। समझते हैं कि भाई दाम बढ़ गया, अब हम क्या करें। जैसे इस समय मस्टर्ड ऑयल 250 सेंचुरी पार कर गया है, 250 के ऊपर। पेट्रोल भाई साहब 101, 102 हो गया, कल मैंने भरवाया था 101 रुपये 25 पैसे, ठीक है, शतक पार हो गया। गैस भाई साहब हज़ारा पार हो गया, 1000 के ऊपर, ठीक है। जनता का तेल निकल रहा है तेल खरीदने में, क्योंकि कास्ट बढ़ रहा है, इसलिए सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, ठीक। अब लिख लें डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। जो टाइप ऑफ लेबर हैं वो दो तरीके के हैं। जो श्रम के प्रकार हैं, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। कौन है डायरेक्ट लेबर और कौन है इनडायरेक्ट, देखिए। ओके, देखिए मान लिया ये कोई मशीन है, इस पर कोई लेबर बैठकर काम करता है, तो ये कैसा होगा, डायरेक्ट लेबर। कैसा होगा, डायरेक्ट लेबर। ऐसे कई मशीनें हैं, ओके। इन सारी मशीनों के लेबर को ऑपरेट करने के लिए एक सुपरवाइजर होता है। तो जो लेबर की कास्ट है, इस लेबर की कास्ट ये डायरेक्ट हो जाएगी, और इस सुपरवाइजर की कास्ट इनडायरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर सबका सुपरविजन करता है, और लेबर केवल एक मशीन को सुपरविजन करता है, या देखता है, या चलाता है। समझ आ गया? पक्का? तो अभी आपने देखा कि चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, फिर भी चाइना डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसने दो काम किया। हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ है, उसकी इकॉनमी भी क्लोज इकॉनमी, हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी है। इसे पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में आपने, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में एक तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास के पास हाई कुछ नहीं, एरोगेंस है झव्वा भर का, घमंड, ठीक है। कैसे? मिडिल क्लास का आपने देखा होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, बच्चा काम भी नहीं कर रहा है, वो नाम की पढ़ाई कर रहा है। कैसे नाम की पढ़ाई, मैं बताता हूँ, कभी कभी आप लोगों को फील होता होगा। काम किसे कहते हैं? वर्क, जो 8 घंटे किया जाए तो वो काम। पढ़ाई आपका क्या है? पढ़ाई आपका शौक है कि काम है? काम है। तो क्या आप 8 घंटे कर रहे हैं? तो 8 घंटे नहीं कर रहे हैं तो शौक कर रहे हैं आप। तो फिर 8 घंटे कर क्या रहे हैं? अगर पढ़ाई 8 घंटे नहीं कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? ओके, समझ आया? क्यों? अगर आप 8 घंटे से कम वर्क कर रहे हो, इट मीन्स यू आर पार्ट टाइम स्टूडेंट। तो फुल टाइम कुछ और हैं। तो फुल टाइम क्या है? अच्छा, फिर बोला मोबाइल होल्डर है, व्हाट्सअप करता, फेसबुक करता है, हाँ, इंस्टाग्राम, ठीक, अरे ठीक, हाँ, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है ना हर महीने, तो गिफ्ट तो मिलता ही होगा, ठीक। नहीं कुछ मिलता हो, डांट तो जरूर मिलता होगा मम्मी और पापा से। तो ऐसा काम काहे करे जहाँ ना सैलरी मिले, ना बोनस मिले, ना गिफ्ट मिले, डांट मिले, ठीक है।
अच्छा, जिससे चैट करते होगे वो कुछ सैलरी देता होगा या देती होगी, ये बताओ। फिर ध्यान दो, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट मतलब बनिया, कास्ट बनिया नहीं, बनिया मतलब बनिए, नाट बिगड़िए, पक्का। तो ऐसा काम ना करो जहां से कोई प्रॉफिट ना आवे। बिजनेसमैन क्या करता है? विदाउट प्रॉफिट कोई वर्क करता है क्या? अगर उसके कास्ट पे बेचना होगा तो माल नहीं बेचता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कास्ट जुड़ा हुआ है, इसमें काहे बेच दे। तो आपको भी ऐसी मेंटालिटी में होना चाहिए, काम वही करो जहां से, अभी नहीं पापा पानी मांगे तो को पाठक सर कहें काम वही करेंगे जहां प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सोशल वर्क छोड़ करके, घर में जो काम करते उसको छोड़ के, बाकी टाइम में काम वही करो जहां से, हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप चलाने में प्रॉफिट हो रही है, फेसबुक चलाने में प्रॉफिट हो रहा है, वो इंस्टाग्राम चलाने में, बी चैट चलाने में, अब तो वो गायब हो गया, कौन सा, टिकटॉक, हाँ चलिए, हाँ हाँ, वहाँ से पैसा आता था, जिनका वीडियो वगैरह अच्छा हो जाता था। चलिए ध्यान दें, मेरा कहने का मतलब कि 8 घंटे काम बताने का पर्पज़ क्या था कि 8 घंटे से कम कास्ट करेंगे तो हमारी लेबर कास्टिंग नहीं निकलेगी। और हिंदुस्तान में जानते हो कास्ट कैसे है? टाइम बेस्ड। यहाँ आदमी आएगा, 8 घंटे ड्यूटी पर बैठा रहेगा, काम करे या ना करे उसकी सैलरी ड्यू हो गई। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ जॉब एनालिसिस है और वहाँ यूनिट बेस्ड काम है या प्रोडक्शन बेस्ड सैलरी है। आप दिन भर काम किए तो आउटपुट क्या निकला, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन बताने का मतलब क्या था, इन लोगों को वॉच करने का काम इनका है और इनको वॉच करने का काम इनके जैसे कई सुपरवाइजर हैं। इनको वॉच करने का काम एक मैनेजर का है और ऐसे कई मैनेजर हैं, इनको वॉच करने का काम जर्नल मैनेजर का है और ऐसे कई जनरल मैनेजर हैं, उनको वॉच करने का काम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। तभी ऑर्गेनाइजेशन चलता है। बात समझ में आया? नहीं तो पता चले कि चल ही नहीं पाएगा। सबके कोई न कोई बॉस के भी बॉस हैं, बॉस के भी बॉस हैं, बॉस के भी बॉस हैं। ये सिस्टम होता है, ऐसे लेबर मैनेज किया जाता है। तो ये हमारे कौन से लेबर हैं? डायरेक्ट लेबर। बाकी ये सब क्या हैं? इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आ गया? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। डायरेक्ट लेबर को हम प्राइम कास्ट में दिखाएंगे और इनडायरेक्ट लेबर को हम ओवरहेड में दिखाएंगे। अभी हमने बता दिया है आपको, समझ आ गया? चलो अब लिखिए, कास्ट ऑफ लेबर्स, श्रम की लागत। श्रम की लागत, श्रम की क्या क्या लागत है? कॉस्ट ऑफ लेबर, सबसे पहला है मॉनेटरी पेमेंट, मौद्रिक भुगतान। लेबर को हम लोग क्या देते हैं? पैसा। इसके अंतर्गत क्या आता है? किसी भी टाइप का पैसा आप उन्हें देते हो उसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी पेमेंट। अब आपको ये साहब किसी भी टाइप का पैसा क्या मतलब क्या है? सिक्का, नोट, चेक, किसी भी टाइप का मतलब क्या है? बताता हूँ किसी भी टाइप का मतलब क्या है। किसी भी टाइप का मतलब यह है कि उनको सबसे पहले बेसिक सैलरी दी जाती, सैलरी के बाद में बहुत सारे अलाउंसेज दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। अगले साल आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कैलकुलेट होती हैं, ओके। और आप शुक्रगुजार थे, 1 साल पहले बीकॉम में आ गए, इस साल से बीकॉम सेमेस्टर वाइज हो गया है। 1 साल में 2 एग्ज़ाम देने हैं और 6 पेपर पढ़ने, पता नहीं कौन कौन सा पेपर आ गया है, ठीक है। 3 कंपलसरी, 3 ऑप्शनल, हिंदी इंग्लिश भी आ गई है, प्रोज पोएट्री भी आ गई है, खाना बनाने का सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर का सिस्टम आ गया है, जिसका जो मन कहे वो ले, ठीक है। हाँ, कॉमर्स में तीन कॉमर्स के बेसिक सब्जेक्ट आ गए हैं। अब पहले सेमेस्टर में ध्यान दें, पहले सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन 3 कंपलसरी हैं और 3 में इकोनॉमिक्स नहीं है, सेकंड में है। इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
एक और कोई डेवलपमेंट, और एक ऑप्शनल है, उसमें हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, जो मन में आए वो सब्जेक्ट ले लो जो आपको इफ़िशियंसी आपको बढ़ानी हो। ठीक, तो अब वो नई शिक्षा नीति के आधार पे आया है। ठीक है, जो नया शिक्षा नीति आया जिसका जो यानी हॉबी प्लस पढ़ाई। ठीक है, आपके कोई भी शौक हो तो एक सब्जेक्ट शौक वाला ले लीजिए। क्या बात है पांडे जी, काहे लेटे जा रहे हो? तो हमसे बात करो, उनसे काहे बात करते हो पढ़ते समय? ठीक, तो समझ में क्या आया? बेसिक सैलरी, ध्यान दें, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, और भी तमाम सारे अलाउंसेज उनको दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप का। अब समझ में आया पैसे का मतलब क्या होता है? कई भी टाइप उनका, जैसे फंड भी दिया जाता है कि वो काम कर रहे हैं, कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर में 10 साल काम करे और 10 साल बाद आपके यहाँ से जाना चाहे तो ठन गोपाल जाए, तो 10 साल का उसने काम किया, कुछ और मिलना चाहिए नहीं, तो क्या होता है फंड बोनस क्रिएट करके उसको 10 साल बाद जा रहा है तो 1 लाख रुपए उसे दिया गया। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो ये है मॉनेटरी पेमेंट। दूसरा, एडिशनल बेनिफिट, अतिरिक्त सुविधाएं। दूसरा, एडिशनल बेनिफिट, अतिरिक्त सुविधाएं। एडिशनल सुविधाओं में डिफरेंट टाइप की उनको सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हेल्थ और मेडिकल की सुविधा। जैसे आप देखोगे 2 टाइप की कोचिंग आपको मिलेगी। एक मिलेंगी, एक कमरे में पढ़ाते हैं, आप बाहर साइकिल पर बैठो, बेटिंग की कोई व्यवस्था। हम भी जा रहे थे उधर, देखा तो गांधी पार्क के सामने एक कोचिंग है, उसमें बाहर बेचारे साइकिल पे लड़के बच्चे जो हैं वो बैठे हैं मोटरसाइकिल पे, धूप में। कहाँ बैठ जाएं? एक ही कमरा है, कहाँ बैठ जाएं? बाहर खड़े हैं बेचारे, और अंदर क्लास चल रही है। क्योंकि एक ही 2 कमरे हैं, अब वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ आपके पास बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सारी प्रॉपर व्यवस्था है। आप आया करें तो ऊपर जा करके वहाँ से बैठ करके आराम से, आपका समय हो तो 11:30 तक नीचे चले आया करें। तो ऐसा नहीं, उसकी कास्टिंग है। तो ऐसे लेबर को जब अवेलेबल कराया जाता है, जैसे लेबर को हेल्थ तो डॉक्टर अवेलेबल कराया जाएगा, नर्सेज अवेलेबल कराएंगे, तो फ्री में थोड़े आ जाएंगे, उनका चार्ज लगेगा। भोजन की व्यवस्था तो उसका चार्ज लगेगा। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन की व्यवस्था तो उसका चार्ज लगेगा। अब उनको पैसा नहीं दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा पैकेज सैलरी, सुना है? पैकेज सैलरी या पैकेज ही सुना होगा। कुछ लोग इंजीनियरिंग करके बोलते हैं हमारा 12 लाख का पैकेज है। उनसे पूछो हाथ में कितना मिल रहा है, मीन्स अकाउंट में कितना आ रहा है, नहीं बताएंगे, क्योंकि 3 लाख अकाउंट में आता है, 4 लाख अकाउंट में आता है। अब आप बोलेंगे सर 12 लाख का मतलब फिर क्या है? उनके जूते के पॉलिश से लेकर के और हेयर क्रीम तक सारा दाम उसमें ऐड है। ठीक है, उनको ड्राइवर मिला है, उसकी भी कास्ट उनके पैकेज में ऐड है। उनको कार मिला है, उसका भी दाम उनके पैकेज में ऐड। घर मिला है, उसका भी सैलरी उनके सैलरी में ऐड है। जैसे जब कंपनी में जाते हैं तो कंपनियां बोलती हैं इतने का पैकेज है, तो कुछ लोग स्मार्ट पूछते हैं बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, हमको इन कैश कितना मिलेगा, हमारे खाते में कितना आएगा, ये बताओ। लेकिन क्या जो सुविधाएं दी जाती हैं उसकी कास्ट नहीं लगती है क्या? ठीक है, तो वो कास्ट भी उसी सैलरी में इंक्लूड होता है। तो यहां पर 2 प्रकार के पेमेंट होते हैं, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। ओके, कुछ ध्यान दें, कुछ फ्यूचर बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे पीएफ की सुविधा, प्रोविडेंट फंड। अभी तो आपको नहीं मिलता है, कुछ पैसा आपका कुछ एम्प्लॉयर दोनों जमा करते जाते हैं, आपको फ्यूचर में मिलेगा। ग्रेचुटी, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो आपका ओनर आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फ्री में देता है आपकी पूरी ज़िंदगी लॉयल्टी के लिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट में लोग रिटायर होते हैं तो इतनी सैलरी पाते हैं, टोटल अमाउंट इतना पाते हैं, झुआ भर। वो यही सब ऐड करके बेटा होता है। दूसरी चीज़ लीव इनकैशमेंट, अगर आपने छुट्टी नहीं लिया है तो छुट्टियों का पैसा आपको मिल जाता है। ये सब इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब भी कॉस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट नहीं करता है। भाई जो चीज़ें आपको टोटल आपको जितना पेमेंट किया जाएगा, चाहे सुविधाएं दी जाएं और चाहे पैसा दिया जाए,
चाहे आपको 100 रुपये दे दिया जाए और चाहे 100 रुपये के बराबर फूड अवेलेबल करा दिया जाए, लंच अवेलेबल करा दिया जाए, बात तो वही है। तो ये सारे कॉस्ट आपके सैलरी में ही, भाई चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ाओ और चाहे एम्प्लॉयर का स्कूल है, बच्चे उसमें पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो कॉस्टिंग नहीं आएगी उसकी? आएगी नहीं आएगी? चलो, तो ये सब जोड़ करके जो होता है वो उसी को हम बोलते हैं सैलरी, और वही कॉस्ट यहाँ पे निकाली जाती है। अब इसके बाद हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, सिस्टम ऑफ लेबर कंट्रोल। कैसे लेबर को हम कंट्रोल करेंगे? ये 5वां चैप्टर टोटल थ्योरी है, 6वें चैप्टर से न्यूमेरिकल है। श्रम नियंत्रण की विधियां या तरीके, श्रम नियंत्रण के तरीके, सिस्टम ऑफ लेबर कंट्रोल। अच्छा, आप लोग लेबर कंट्रोल का मतलब क्या समझते हैं? बताइए, लेबर कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? डंडा लेके खड़ा रह जाए, उसको हिलने ना दिया जाए, लेबर कंट्रोल का मतलब क्या है आपके हिसाब से? बताएं। हाँ, इधर वाले बताएं, सी वाले बताएं। हाँ, लेबर कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या समझ पाए? जितनी इफिशियंसी उतना काम करे, गुड। और कोई? लेबर कंट्रोल का मतलब क्या है? लेबर से ऐसे काम कराया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे वो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होगा? सबसे पहले वो टाइम पर आवे। क्यों? पता चला आधा घंटा लेट से आया। हिंदुस्तान में क्या है, कभी प्रैक्टिकल लेबर प्रॉब्लम आपने देखी हो? फिर वही एग्जाम्पल जाते हैं, घर बनवाने वाला, उसको 5 बजे छुट्टी है तो 4:30 बजे से हाथ वाथ धुलने लगता है। आपको ये कहे बाबूजी हमको सुभागपुर की और आगे जाना है, चाहे जाना हो बगल में ही, उसका सेट पैटर्न है, हम गिलौली से आए, गिलौली 10, 12, 15, 16, 18 किलोमीटर है, वो इसलिए बताता है कि 18 किलोमीटर से कि सर हमको साइकिल से जाना है। वो आधा घंटा पहले ही हाथ वाथ धुलने लगेगा। आधा घंटा लेट आया, आधा घंटा पहले हाथ वाथ धुलने लगेगा। ठीक, जैसे आपने हम लोगों के फील्ड में देखा होगा, 10 मिनट बाद कोचिंग शुरू करेंगे और 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, तो पढ़ाया कितना? 45 मिनट। तो पढ़ाया कितना? 75%। तो अगर वो 75% फीस भी ले लेंगे तो उनका बराबर हो गया। यहाँ 1.5 घंटे, अगर 1.5 घंटे पढ़ाया जाता है तो 7500 रुपये मान लेते, लिया 7000 जाता है, इसको 1.5 से भाग करो 1.5 से, तो 1 घंटे की कास्ट कितनी आ गई? 5000। इसको बोलते हैं कास्ट मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसे गुणागणित लगाते हैं, फीस आपसे कम लेंगे, कम पढ़ाएंगे, 15-15 मिनट बचा के एक बैच और पढ़ा लेंगे, और 15-15 मिनट ओवर कर दीजिए तो एक बैच चला गया 4 घंटे का। भाई 4 घंटे आप 15-15 मिनट ओवर पढ़ा दीजिए तो 5 घंटे आपका पढ़ाना हो गया, नहीं हो गया? और 15-15 मिनट आप काट लीजिए हर बैच से, तो एक बैच का निर्माण हो गया। जैसे आपने देखा होगा, आज के डेट में कंपनियां कास्ट नहीं बढ़ाती हैं, वो क्वांटिटी कट करती। पहले घड़ी 10 रुपये में आधा किलो आती थी, 500 ग्राम आता था, आज 10 रुपये में 186 ग्राम आ रहा है। तो आप सोचो कास्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन आपके दिमाग में क्या है, आज भी 10 रुपये में ही मिल रहा है। आप ये नहीं देख रहे, अब 10 रुपये में 186 ग्राम मिल रहा है, पहले 10 रुपये में 500 ग्राम मिलता था। हम आप ये कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग डब्बा ले आए क्लिनिक प्लस, पहले 200 रुपये में इतना, अभी रेट नहीं बढ़ाए, उन्होंने क्वांटिटी कम कर दिया। पहले 250 ml आता था, अब 225 ml आ गया, 225 ml आ गया। कास्ट मैनेज कर दिया उन्होंने, क्योंकि कस्टमर नहीं देखते। अच्छा, देखा कभी आपने इस पे गौर किया
कितने का कितना मिल रहा है, आपने गौर किया? कभी कभी तो हम ये गौर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, और अगर ख़राब होता है तो हम क्वालिटी में थोड़ी समझौता कर लेते हैं। 200 रुपये में अच्छी क्वालिटी दे रहे थे, दाम बढ़ गया तो दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी 5% कम कर देंगे। अब 5% क्वालिटी कम करने में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कोई गुणा गणित लगाए, 55 मिनट पढ़ावे, आप कभी देखोगे, कुछ लोग तो देखते हैं, हम लोग चूँकि रिकॉर्डिंग चलता है और हम स्वयं प्रयास करते हैं कि 60 मिनट से 59 मिनट ना हो कभी भी, ठीक। लेकिन अब उसी में कुछ लोग कट करके एक और नया बैच बन जाता है, तो क्या हो गया, कास्ट मैनेज हो जाता है। क्लियर? ऐसे लेबर भी करते हैं। आप मंडी में जाओगे, सब 350 ले रहे हैं, वो 300 में आ जाएगा, लेकिन वो 3 बार 1 नंबर जाएगा, 4 बार तंबाकू बनाएगा, 2 बार 1 नंबर 2 नंबर जाएगा, बस 2 घंटा मैनेज कर लिया, कास्ट बराबर हो गई। क्लियर? तो आप ये, हाँ, बीड़ी पिएगा, उसका अपना तमाम। तो हुआ क्या, उसने कास्ट 350 के बराबर, और हमें लगा क्या हम सस्ता ले आए। बात समझ में आया? पक्का? तो इस तरीके से लेबर मैनेजमेंट सबसे पहला क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, टाइम। हेडिंग डालिए, ठीक। टाइम एंड मोशन स्टडी, समय एवं गति विभाग, टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी। दूसरी बात, गति बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जैसे कुछ लोगों के बोलने का तरीका होता है, कुछ लोगों के काम करने का तरीका होता है। अब ध्यान दो, एक लेबर है वो ऐसे ईंटा उठा के रखता है, एक ईंटा बराबर 30 सेकेंड और एक ईंटा बराबर 15 सेकेंड। इसको मोशन स्टडी कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर एक लेबर 15 सेकेंड लेता है और एक लेबर 30 सेकेंड लेता है, तो जो 30 सेकेंड लेता है समझ लो दुगना कास्ट उसका हो गया, क्योंकि वो फिर 8 घंटे में जस्ट डबल काम करेगा। बात समझ में आया? नहीं समझ पाए? एक मिस्त्री है, 1 घंटे में उसकी स्पीड है, ध्यान दो, कन्नी रखा मसाला, ईंटा रखा, ठोक के अगला, और एक, तो मोशन जितना स्लो होगा वर्क भी उतना कम हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे देखो, कुछ लोग तेज बोलते हैं तो उनके घंटे से, हम ही लोगों में टीचिंग में है, कुछ लोग इतना स्लो बोलेंगे, मैनेज कर लेंगे कि पीछे वाले कम से कम सुनाई दे। तो वो अगर 5 घंटे पढ़ाएंगे और हम लोग 3 घंटे पढ़ाएं, दोनों बराबर एनर्जी ख़त्म होती। कुछ ऐसा बोल देंगे सुनाइए नहीं देगा आपको, ठीक। तो क्या होता है, उनकी एनर्जी कम लगेगी। तो यही किसकी स्टडी है, दैट्स कॉल्ड मोशन स्टडी। आज समझ में आया आपको कि लेबर कास्टिंग कैसे निकालते हैं? ये फैक्ट्रीज में बात होती है। इसीलिए टाइम और मोशन स्टडी करने के लिए एक इंजीनियर होता है, एक सुपरवाइजर होता है, वो लेबर की गति ही देखता है। ई वाला है कि ई वाला है, दोनों में स्पीड क्या हो गई। अच्छा बताओ, आप 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलो और मैं 30 का चलूं, कौन जल्दी पहुंचेगा? 60 वाला। उसका समय बच जाएगा नहीं बच जाएगा? 30 वाले का। अब ध्यान दो, 60 वाला, ध्यान दीजिए, 60 वाला अगर 600 लेता है और 30 वाला 300 लेता है तो बराबर है कि नहीं है? क्योंक, उसने दुगना काम किया। 60 वाला चलेगा सर, 60 वाला चलेगा तो 2 घंटे तो रेस्ट लेगा वो, 60 को एग्जैक्ट 2 घंटे रेस्ट लेंगे। बात मेरा ये नहीं है, अगर 8 घंटे में, ध्यान दो, 8 घंटे में 60 वाले को चलना हो, कितने घंटे चलेगा, कितने किलोमीटर चलेगा? 480 किलोमीटर, 8 से 48। और 30 वाला कितना चलेगा? जस्ट डबल कास्टिंग हो गई नहीं हो गई? तो अगर ये 600 रुपये आपसे चार्ज करता है और ये 300 रुपये चार्ज करता है तो दोनों की कास्ट तो बराबर हो गई। लेकिन आप कहोगे ये सस्ता है, कहाँ सस्ता है?
ठीक है, मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक लेबर 300 का है, हाँ तो धीरे काम कर रहा है, हाँ, एक लेबर 350 का है, तो हमको लेबर नहीं ध्यान देना, हम फैक्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं। तो हमें ही हो रहा है ना, आपको, आप क्या हैं? हमसे कंपनी आप लेबर हैं कि अकाउंटेंट हैं? अकाउंटेंट हैं। तो एज ए अकाउंट, अब लेबर का है मान लें, जब हम अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो लेबर का है मान लें। आपको प्रॉफिट ये होगा कि अगर स्पीड वाला लेबर लगाओगे तो आपकी कास्ट कम होगी। बात समझ में आए? अब यही लेबर, अगर ध्यान दो, यही लेबर अगर 600 के बजाय ये 400 में आपको मिल जाए तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? क्योंकि जितना काम ये करता है, वास्तव में 600 का काम ये 400 में करता है, और ये 600 का काम ये 300 लेता है। तो अगर ये 400 भी ले, ये इफिशिएंट लेबर होगा। ये अगर 400 ले तो इसको ले आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हमको सदैव इफिशिएंट लेबर की ज़रूरत होती है और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। नॉन स्किल्ड होगा, सस्ता तो रहेगा लेकिन बाद में काम खराब करके जाएगा या ज़्यादा टाइम लेके जाएगा। हमने मोशन स्टडी, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में टाइम सबके लिए बराबर है। अच्छा, स्किल्ड वाला ज़्यादा काम, अनस्किल्ड वाला ज़्यादा काम करेगा क्या? ये 300 वाला ज़्यादा काम करेगा, ये साढ़े 4 बजे हाथ वाथ धुलने लगेगा। ये चूंकि स्किल्ड है, इसको पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो तो हो सकता है कि 5:15 बजे तक काम करे। इसीलिए कंपनियां सदैव स्किल्ड लेबर को, स्किल्ड लेबर मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को हायर करती हैं कि वो ज़्यादा काम करेंगे अपेक्षाकृत कम कुशल के। बात समझ में आ गया? क्लियर? तो सबसे पहले क्या स्टडी करनी है? टाइम की लेबर टाइम पे आए, चूंकि हिंदुस्तान में पेमेंट किस बेस पे होता है? टाइम पे। दूसरा, काम के गति पर। कोई तेज काम करता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, कोई स्लो काम करता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा, लेकिन एक कॉमन स्पीड होनी चाहिए। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट, श्रम विभाग या नियुक्ति विभाग ऐसे बोला जाता है। ठीक, तो वो क्या करता है? वो नियुक्त करके दे देता है। उसका काम क्या होता है? अपॉइंटमेंट करके दे देगा, काम आप करो। तो अपॉइंटमेंट के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसा लेबर लें, हम स्किल्ड लें कि, कई बार हम लोग क्या होता है, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ कहा जाता है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की ही बात की जाती है। अच्छी चीज़ आप ले आओगे लंबा चलेगा, ख़राब चीज़ आप ले आओगे। अच्छा ध्यान दो, कुछ लोग क्या करते हैं, 50 रुपये का पेट्रोल डेली डलाते हैं, आदत उनका वो मेंटलिटी होती है। और कुछ लोग 300 का पेट्रोल एक दिन डला लेते हैं, 6 दिन की फुर्सत। अब आप उनको नहीं मालूम है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो कम से कम 10 मिनट वेस्ट होता है, और 6 दिन का पेट्रोल एक दिन में आपने डला लिया। अब ध्यान दीजिए, 6 दिन का पेट्रोल आपने 300 रुपये का पेट्रोल एक दिन में डला लिया। ठीक, तो आपका 300 इकट्ठे खर्चा हो गया। 6 दिन में इसका ब्याज निकालो, 5 रुपये नहीं आएगा। क्या आएगा? 300 रुपये के 6 दिन का ब्याज 4% के हिसाब से निकालो। बैंक कितना देता है? 4% सालाना। अब आप डेली जाते हो, 50 का पेट्रोल डलाते हो, ठीक है, 10 मिनट डेली वेस्ट होता है। क्या आपकी उस 10 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? चूंकि आप अपने टाइम का फ्री हो, कोई बात नहीं, हम डेली जाके डलवा लेंगे। नहीं तो 6 दिन आप पेट्रोल डलाते हो, 1 घंटे का वेस्टेज हो गया। और अगर आप 1 घंटे कुछ कोई काम करते हो तो कम से कम 150 रुपये आएगा। आपको पता होगा एक बार कहा गया था बिल गेट्स का 1 मिनट बराबर कुछ $1000। कैसे? एक कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ, आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगी। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ध्यान दीजिए, इसीलिए आप देखो अमीर आदमी झोला लेके सब्जी लाने नहीं जाता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी ही सब्जी लाने जाता है। वो सब्जी के लिए एक व्यक्ति रखा होता है। कैसे? देखो,
इसीलिए देखिए बड़े व्यक्ति जितने होते हैं काम करने के लिए बंदा रखते हैं, वो स्वयं भी काम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। मान लिया कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, ओके, ये कितने दिन की कॉस्ट है? 30 दिन की। डिवाइड करो, एक दिन का कॉस्ट कितना आ जाएगा? चलो कुछ कम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 90,000 कर लें। 30 तिहाई 90, 3,000 रुपये पर डे। कितने घंटे काम करता है ये? 8 घंटे। कितना हो जाएगा? डिवाइड करो, लगभग 350-400 रुपये, लगभग मान लेते हैं, ठीक। 3200 कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 400 पक्का। एक बंदे का कास्ट कितना है? 400 रुपये घंटे। अब ध्यान देना, वो बंदा अगर सब्जी लाने जाए और 1 घंटा उसका खर्चा हो जाए तो कितना नुकसान होगा? और 400 रुपये की सब्जी लाना है कुल, और इस 400 रुपये की सब्जी लाएगा तो मुश्किल से कितना बचाएगा? इससे ज़्यादा नहीं बचा पाओगे आप, कैलकुलेट करके देख लो। बगल से ले ले और मंडी से जाके लाओ में। बचाया कितना सब्जी लाने में? नुकसान कितना हुआ? इसीलिए रतन टाटा झोला लेके सब्जी लाने नहीं जाते हैं। बात समझ में आया? सब्जी लाने के लिए उनके यहाँ नौकर। आज समझ में आया टाइम की क्या वैल्यू है? ये मैंने 1 लाख कमाने वाले की वैल्यूएशन बताई। बड़े लोग अपना समय बेच के, अब पता चला कि 1 घंटे हम पढ़ावें, कम से कम कास्टिंग जो पर डे की आएगी वो 600-700 रुपये आएगी, कम से कम की बात कर रहा हूँ। अब 1 घंटा हम सब्जी लाने जाएं, बात समझ में आया? वे लोग टाइम मैनेज करते हैं जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि पैसा समय ही बेच के तो पैसा कमाते हैं। भाई हम आपको ये, मैं अपना समय बेच रहा हूँ आपके लिए, आपने इतने देर खरीद रखा है, ओके, समझ आ गया? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लेबर कास्टिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, समय लेखांकन विभाग। जी, समय लेखांकन विभाग। इसके लिए डेली टाइम शीट बनती है। आपने देखा होगा, अभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम नहीं देखे हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब जाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक होता है। अब तो कोरोना में थोड़ा बायोमेट्रिक कम कर दिए थे कि कहीं कोरोना ना फैल जाए उंगली लगाने से या वो। उसमें जानते हो क्या होता है? 1 महीने की सीट निकाली जाती है, फिर देखी जाती है कितने बजे आना था, आप कितने मिनट नहीं आए हैं, मिनट का कैलकुलेशन करके काटा जाता है, दिन का नहीं। पता चले आपको 7:30 पे आना था, 7:30 पे, और आप 7:40 पे डेली लगा रहे हो, 10 मिनट पर डे लेट कर रहे हैं। किसी दिन हो सकता है 11 लेट हो, किसी दिन 10 लेट हो, किसी दिन 5 लेट हो, किसी दिन 5 मिनट पहले हो, तो वो एडजस्ट करके महीने भर में बताएगा कितने मिनट आप लेट हो। फिर वो 60 से डिवाइड किया जाएगा, फिर कितने घंटे आप लेट हो, फिर उतने घंटे की सैलरी काट ली जाएगी। बस, और अगर ना काटी जाए तो उतना घंटा नुकसान हो गया कंपनी का। पता चला 10,000 एम्प्लॉई कंपनी में हैं और सब 10 मिनट लेट आवें। कल्पना करो कितने मिनट पर डे नुकसान होगा कंपनी का। बात समझ में आ गया? ये होता है टाइम मैनेजमेंट कंपनियों का। इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखिए 1 मिनट भी लेट गंवारा नहीं होता है। जितने एमएनसी हैं वहाँ अगर 10 बजे एंट्री है तो 10 बजे मतलब 9:50 पे एंट्री कर जाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो बाहर जाओ। बड़े स्कूल, कुछ लोग इसमें फातिमा, नारायणा, सेंट जेवियर्स से पढ़ के आए होंगे, ठीक है, और कुछ लोग टॉमसन से भी पढ़ के आए होंगे। आओ जाओ घर तोहरे है, ठीक है। तब जानते हो कितने में? 28 रुपए में, 30 रुपए में, 35 रुपए में, और इनसे पूछो 3800 रुपये, 4000 रुपये महीने फीस। तब 7:30 बजे फातिमा अगर है, 7:30 मीन्स 7:30। अगर 7:31 हो गया तो प्यारे मोहन बैग लेके वापस जाओ। ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता है रूल उतना
टाइट होता है। प्राइमरी में कोई पैसा नहीं देना रहता है, तो मास्टर साहब मोटरसाइकिल लेके गांव में जाते हैं, बच्चे को बुला के लाते हैं, तब पढ़ाते हैं। देखा होगा आपने, ऐसा भी होता है। तो जहां कास्टिंग नहीं होती है वहां पे रूल रेगुलेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट, पेरोल डिपार्टमेंट, वेतन भुगतान विभाग, पेरोल डिपार्टमेंट। अब जैसा आप टाइम दोगे वैसे ही डिपार्टमेंट आपको पेरोल देगा। पेरोल मतलब वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी। वेतन विभाग, पेरोल डिपार्टमेंट। अगला, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग का अभियांत्रिकी विभाग, ठीक, अभियांत्रिकी विभाग। अब आपको लगेगा कि यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, लेबर को कुल मिला के आराम चाहिए। मशीन खराब हो गई, वो चुप पे बैठा है। सुपरवाइजर कहा है बैठो, चलते नहीं है। अब एक इंजीनियर चाहिए, जैसे खराब हो, जैसे हमारे यहाँ 2 4th क्लास हैं, राहुल और शुक्ला जी, देखे होंगे। कोई काम अगर गड़बड़ हो गया चीज़ें, तो जाओ पूछो, साहब ऐसे था इसलिए हम बैठे थे। ये नहीं आके बतावें ये सही हो, ऐसे हो, ऐसे हो, नहीं। मैं बताऊं आपको, एंटरप्रेन्योर और कर्मचारी में यही अंतर होता है। कर्मचारी हर समय आदेश की प्रतीक्षा करता है। मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देता है कहाँ गड़बड़ी है कहाँ नहीं, और कर्मचारियों को कुछ नहीं दिखाई देता है। उनको बताना पड़ता है अभी ये काम करो, और हम लोगों को दिखता है। हम अपना ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ ऑपरेट करते हैं। और टीचर्स के देखो, एक मैंने असिस्टेंट लगा रखा है ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए। सोचो, वो कहते हैं वो दीपक लगाए नहीं साहब, तो हम आज ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो कर्मचारी, हम ओनर। हम किसे कहेंगे कोई लगाया नहीं तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाए। हमने सीख लिया, वो अभी तक 6 महीने ऐप बनवाए हो गए, अभी तक सीख ही नहीं पाए ऐप कैसे ऑपरेट होगा। ज़रूरत क्या है उनके लिए, कोई असिस्टेंट है इसलिए ज़रूरत नहीं है। बात समझना, मुझे टेक्निकल जानकारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम होती तो हम ही से पूछने आते हैं। इसलिए हम सारी जानकारी चाहे यूट्यूब से, चाहे पूछ करके, चाहे इंजीनियर से मिल के लेते हैं, क्योंकि हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन। अब हम किसे कहेंगे नहीं ये चीज़, अब कोई ख़राब हो जाए, कोई चीज़ें हो जाए, हम किससे बोलेंगे? बाकी लोग तो हमसे आके कह सकते हैं। इसीलिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों? क्योंकि लेबर इंजीनियर की वजह से वो कह देगा साहब मशीन ख़राब है, हम क्या करें? दोष देना यहाँ बड़ा आसान है दूसरे को। अगला और लास्ट, कास्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इतने के बाद आपका काम शुरू होगा। लागत लेखांकन विभाग, किस डिपार्टमेंट का कास्ट ज़्यादा आ रहा है? जिस डिपार्टमेंट का कास्ट ज़्यादा आएगा उस डिपार्टमेंट को मीटिंग में उनको डांट पड़ेगी। ये देखा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट का कास्ट कितना आता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब इसमें डिफरेंट मेथड हैं, जैसे बेज वगैरह को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड हैं, मैनेजमेंट लेबर्स को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड हैं, वो सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक आपने सुना होगा, ध्यान दें, एक आपने सुना जॉब कार्ड, सुना है? जॉब कार्ड 2 तरीके से आपको बता सकते हैं। एक तो कहीं कोई काम, जैसे कभी आप मोटरसाइकिल सर्विस कराने जाओ कंपनी में, तो वहाँ जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड मतलब इस मोटरसाइकिल का क्या क्या सही करना है, क्या चीज़ें। एक नॉर्मल लेबर के लिए जॉब कार्ड बनता है, लेबर का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, प्लस आज वो कितने बजे आया रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, कितना प्रोडक्शन किया रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में एक थोड़ा सा बाई प्रैक्टिकल एक और आपको बताता हूँ कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। हिंदुस्तान में बेसिक प्रॉब्लम है टाइम। अभी गोंडा जैसे क्षेत्र में आप देखोगे, यहाँ टाइम बेस बेटा पढ़ाया जाता है। अगर लखनऊ, दिल्ली, कानपुर जाओ तो वहाँ पेपर बेस पढ़ाया जाता है। वहाँ आपको कास्ट अकाउंट ख़त्म करने का पेपर लिया जाता है कि हम इतना पैसा लेंगे, कास्ट अकाउंट ख़त्म कर देंगे, चाहे 2 घंटे पढ़ाओ, चाहे 1 घंटे पढ़ाओ, चाहे आधे घंटे पढ़ाओ। हम एक पेपर ख़त्म करने का पैसा लेते हैं। आप उसे सुनो ठेका वाइज।
अभी यहाँ क्या है, दिहाड़ी वाइज इतना लेंगे और 1.5 घंटे पढ़ाएंगे। अभी यहाँ हमने भी शुरू किया है ठेका वाइज, अबे ठेका ही तो है। हम आपका पूरा कोर्स 7,000 में कंप्लीट करेंगे। हम चाहे आधा घंटा पढ़ावें, चाहे 1 घंटा पढ़ावें, चाहे 2 घंटे पढ़ावें, चाहे 5 घंटे पढ़ावें, ठीक है। हाँ 5 भी चलेगा, अभी मैराथन चलेगा। कल आपने देखा होगा टेट वालों को 4 घंटे लगातार पढ़ाया, तो आपको भी 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 1.5 घंटे में उबो ना, ठीक है, समझ में आया। तब इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं सर आप 6 महीना बचा है तो आप 7,000 कह रहे हैं, तो फिर तब आपको 1 घंटे वाला पढ़ाया जाएगा, इसलिए ध्यान दें। चलिए अगला टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक। डरे ना कुछ लोग 6 घंटे नाम सुन के बेहोश हो जाएं, आ जाए, देखा जाएगा। अगला हेडिंग डालिए, लेबर टर्नओवर। यहाँ न्यूमेरिकल शुरू होता है, यहाँ से लेबर टर्नओवर, श्रम आवर्तन। लेबर टर्नओवर उसी में है, आगे और आगे ये लेबर टर्नओवर। चले ध्यान दें, लेबर टर्नओवर है क्या। लेबर टर्नओवर का मतलब है कितना लेबर आए और कितना लेबर गए, ठीक। अब आए और गए का मतलब क्या है, ध्यान दें। पूरे साल में हमें कुछ लेबर्स का रिक्रूटमेंट करना होता है और जो काम नहीं करते उन्हें निकालना भी होता है। अभी मैंने चाइना का जिक्र किया था। अच्छा आपने देखा होगा हिंदुस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। कोई डिपार्टमेंट बताओ रेलवे छोड़ के जो सरकारी, जो लाभकारी हो। लाभकारी मतलब सरकार को लाभ दे रहा हो। बीएसएनएल घाटे में, आबकारी विभाग नहीं है मुन्ना, वो जनता से पैसा वसूलने का तरीका है। बिजली विभाग, बीएसएनएल, बिजली विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट बताओ जो प्रॉफिट में हो। हेल्थ और एजुकेशन चलो सर्विसेज है, वो फ्री में दिया जाता है, लेकिन बिजली विभाग तो कॉरपोरेशन है। बिजली विभाग हर समय घाटे में जा रहा है, क्यों। परिवहन, अच्छा 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एक प्राइवेट बस का एग्जाम्पल देखो और एक सरकारी बस का। सरकारी बस वाला स्टार्ट कर लेगा, 5 सवारी रहेंगे तो भी जाएगा, 10 होगा तो भी जाएगा, 15 होगा तो भी जाएगा। प्राइवेट वाले को देखो, 5 रहेगा तो एलबीएस चौराहे से फिर बस अड्डे की तरफ मोड़ ले जाएगा, देखा होगा आपने बाई प्रैक्टिकल। अब 10 हुए फिर एक बार मोड़ ले जाएगा। आप बैठे चलाओगे, यार तुम तो कहते इस बार चल देंगे, रुको भैया आप खलिए चले। क्यों, सरकारी डिपार्टमेंट में उसकी अपनी नहीं प्रॉब्लम होती है। अगर उसको भी टर्नओवर के हिसाब से जितना आज का टर्नओवर होगा उसी में सैलरी दिया जाएगा, तो वो भी 3 बार घुमा के भरता। हिंदुस्तान में टाइम बेस्ड सैलरी दी जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। 8 घंटे आप आ जाओ, सीट पर बैठ जाओ, बस काम करो। या आप अपने कॉलेज में देख लीजिए, मास्टर साहब पढ़ावें चाहे तोंद फुलाए घूमें, उनकी सैलरी 80,000 क्रेडिट हो जानी है। बात समझ में आया। दूसरा, प्राइवेट में चले जाइए, 7.5 मतलब 7.5, 7:55 पे अगर उनका पीरियड है सीबीएसई बोर्ड कॉलेज में, तो 54 पे मास्टर साहब गेट पे खड़े रहते हैं कि एक टीचर छोड़े, अगर अच्छा कॉलेज है तो। यहाँ बुला लाओ मिश्रा जी को हिंदी पढ़ावें, टॉमसन में आते ही नहीं, टीचर नहीं आते, बच्चे जाते हैं बुलाने, सर चलो पढ़ा देंगे, जाओ पढ़ के राजा हो जी हो। सैलरी कितनी पाते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ खाते में क्रेडिट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। कल मैंने बीएसएनएल का हाल सुनाया था। एक समय था बीएसएनएल में 2004 में मैंने एक सिम जून में दोपहर में खड़े होके 331 के रिचार्ज के साथ 94 15 66 49 51 नंबर खरीदा था। ठीक है, बात समझ में आया।
और कोई प्रॉब्लम होती थी तो कम से कम 4 बार दौड़ाते थे, तब पीयू के नंबर ये वो। आज वही बीएसएनएल वाले रोड पे ठेला लगा के सिम बेच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 10 साल में अगर ये सरकारी वाले सुधरे नहीं तो 10 साल बाद गवर्नमेंट इनका छंटनी करना शुरू करेगी। जैसे आपने देखा है कि गवर्नमेंट विभागों में ठेके पर काम होना शुरू हो गया। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और आपको बताता हूँ, 8 घंटे वाले। रेलवे में देखा होगा, पहले टिकट बाबू देते थे, अभी वो स्मार्ट सा लड़का दे रहा है, मशीन पे खड़ा हुआ। काम खत्म हो गया। पहले साफ सफाई का काम वहाँ परमानेंट कर्मचारी करते थे, अभी वो ठेके पर उठ गया। प्रोडक्शन का काम सारा धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है। पहले आपने देखा बिल बांटने वाले एक चश्मा वाले अंकल जी आते थे, झोलम भरे रहते थे बिल। अभी वो एक मशीन लिए आराम से 10-12 हज़ार रुपये पाता है, खर्च से बिल निकाल के आपको दे देता है। सारा काम प्राइवेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो सरकार किसी को, आपने देखा होगा कि एयर इंडिया बिक गई, सुना? एयर इंडिया फ्लाइट है एक, ठीक है, सरकारी फ्लाइट थी, 25 करोड़ रुपए पर डे घाटा हो रहा था। सरकार कहाँ से बियर कर पाती? सरकार ने बेच दिया। लो, अगर सरकारी विभाग, और उसका कारण क्या है? अब देखो कारण क्या है। सरकारी विभाग में टाइम बेस्ड सैलरी है बेटा, इसलिए 8 घंटे वो बाबूजी जाएंगे, चेयर पे बैठे रहेंगे, चाहे काम करें ना करें, महीने में 87,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये भी होता, एक महीने का उन बाबूजी का जॉब एनालिसिस होता, कितना काम किए एक महीने में, उस काम के हिसाब से सैलरी। अभी काम होता कि नहीं होता? हिंदुस्तान में इसीलिए प्रोग्रेस इतना लंबा और देरी से हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट नौकरी का चार्म है, एक बार किसी तरीके से बस भर्ती हो जाओ, उसके बाद तो मौज है। ठीक है, इसीलिए बात समझ में आई। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे देश का नुकसान होता है, प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं। इसीलिए प्राइवेट वाला 5 साल में दुगना ग्रोथ कर जाता है और सरकारी वाला 5 साल में आधा डिमोशन कर जाता है। लेबर टर्नओवर का मतलब कितना लेबर हमारे साल भर में आए और कितना गए। गए का मतलब है जो काम नहीं करेगा उसको निकाल के बाहर, इसे कहा जाता है लेबर टर्नओवर। अब ये लेबर टर्नओवर 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला है सेपरेशन मेथड, कितना अलग हुए। दूसरा है रिप्लेसमेंट, उसी के बगल में है रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब कितना हमने उनकी जगह भरा। और तीसरा है फ्लक्स मेथड। तीनों का फार्मूला दिया हुआ है, तीनों के फार्मूले को आप बुक से नोट कर लेंगे, ओके। क्योंकि इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है, वो इसी के नीचे दिया हुआ है, ओके। तीनों इलस्ट्रेशन दिए हैं, इन तीनों इलस्ट्रेशन को आप लगा लेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं 2-3 चीज़ें और। एक है आइडियल टाइम। आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस समय प्रोडक्शन हमारा नहीं होता है, ओके। आइडल टाइम, इसको हम सुस्त समय बोलते हैं। तो किस समय प्रोडक्शन नहीं होगा? 2 तरीके से नहीं हो सकता है, या तो मशीन में कोई खराबी आ जाए या तो मशीन चलाने में कोई खराबी आ जाए। इट मीन्स या तो बिजली की सप्लाई ना हो, तब लेबर क्या रहेगा? बैठा रहेगा। सुस्त समय का मतलब लेबर खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो लेबर खाली कब रहेगा? जब बिजली की सप्लाई नहीं होगी या मशीन किसी कारणवश नहीं चलेगी। तो जो आइडल टाइम होता है इसको हम प्रोडक्शन टाइम में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो है वो रियल टाइम वर्क नहीं होता है, ओके। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, अच्छा अभी वो मशीन आवर रेट नहीं पढ़ाया है ना? हाँ चलिए, तो मशीन आवर रेट पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा, ओके। चलिए, अब आपका 5 मिनट बचा है, कोई आपका क्वेश्चन हो। इतना जो पढ़ाया है इसमें कोई बात ना समझ में आई हो, देखिए ये चैप्टर ध्यान दें, ये 5वां चैप्टर टोटल थ्योरी है, खाली 3 इलस्ट्रेशन हैं, उनको आप लगा लेंगे। इसका अगला जो चैप्टर है वहाँ टोटल न्यूमेरिकल है। 6वें चैप्टर में लेबर कास्टिंग का टोटल न्यूमेरिकल है, ओके। समझ आ गया?
पक्का? क्लियर? कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछें जी। फ्लेक्स मेथड दोनों का कंबाइंड मेथड है, रिप्लेसमेंट और हाँ परसों वाला क्वेश्चन जो दिया था, चलो अब आंसर, हाँ आंसर बताइए क्या आया उसका। ट्रायल बैलेंस, परसों वाले क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस कितना आया बताइए। अरे तो कुछ लोग किए हैं। ओके, कितना आया ट्रायल बैलेंस? कितना आया? नहीं आ रहा है ट्रायल बैलेंस? 25,10,000 परसों वाले का। कितना? 15 लाख। सबका अलग अलग, ये कैसे? अच्छा चलो आज आप सॉल्व करिए, कल आप आते समय पूछ लीजिएगा, पूरी जर्नल एंट्री पहले एक बार मिलवा देंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? क्लियर?